हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शिवम गोस्वामी आज फिर दोबारा आ चुका हूं आपके समक्ष एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बट हम पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आइए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमें जो चीज रटनी पड़ती थी कि टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग किस प्रकार से हो जाती थी, ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग किस प्रकार से हो जाती थी, स्प्लिटिंग तो छोड़ो, स्प्लिटिंग होती क्यों है उसका रीजन भी आपको नहीं पता। आज सारी बातें आपको पता चलेंगी कि जो डी ऑर्बिटल थे, जो पांचों डी जनरेट थे, सेम एनर्जी लेवल के थे, वो स्प्लिट ही क्यों कर जाते थे। टेट्राहेड्रल में स्प्लिट करते हैं तो T2 ऊपर क्यों जाता है, E नीचे क्यों रहता है। एंड ऑक्टाहेड्रल में अगर स्प्लिटिंग होती है तो E ऊपर क्यों जाता है, T कैसे नीचे रह जाता है। इसके पीछे का राज भी आपको पता चलेगा। इवन इतना ही नहीं भाइयों, ये G टर्म का सिग्निफिकेंस क्या है ये भी पता चलेगा कि ऑक्टाहेड्रल में आप EG और T2G यूज करते हो, बट टेट्राहेड्रल में क्यों नहीं यूज करते, इसका भी फंडा आपको पता चलेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको जो यहाँ पे क्लियर होने वाली है, ये बोलते हैं डी ऑर्बिटल्स बोलते हैं। हम 5 ऑर्बिटल अभी तक पढ़ते आए थे, जैसा अभी मैंने बताया कि डी ऑर्बिटल पांचों डी जनरेट थे, अभी तक हमें पता था सेम एनर्जी लेवल पे थे। बट ये कहते हैं हमें, मतलब T2G कहता है EG से कि हमें अपने में मत मिलाइए, हम अलग हैं। तो ये मीम भी मेरे को एक खास लगी थी, इसलिए आपके पास ले आया। नाउ नेक्स्ट क्या चीज खास आपको पता चलने वाली है, आपने कभी देखा होगा, मैं एक एग्जांपल लेके आऊं, आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि इसे पढ़ने से, आज के लेक्चर कवर करने से आपको क्या क्या चीज क्लियर हो जाएगी, रटना क्या नहीं पड़ेगा। आगे जाके ये तो नहीं रहेगा मन में कि हाँ टेट्राहेड्रल में ऐसा होता था, ऑक्टाहेड्रल में ऐसा होता था। ये सारी चीजें डाउटफुल, ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी तक आपको टीचरों ने पढ़ाया था, ओ राज खुलिया जो मैंने अभी शॉर्ट्स में कवर किया था, कोई दिक्कत नहीं, वो राज बताना ही है, अभी क्यों नहीं बताए। तो आपने कभी नोटिस किया था कि जो डी ऑर्बिटल है वो ऑलरेडी ग्राउंड स्टेट लेवल पे था, तो उसकी एनर्जी वैसे ही मिनिमम थी, तो वो वैसे ही स्टेबल था, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन ही क्यों रहा था। देखो डी ऑर्बिटल देखो कहां है, देखो जल्दी जल्दी देख लो, ये देखो डी ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल कहां है, और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है इस एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे ही तो बन रहा है। देखो हाँ है ना, बन रहा है नहीं बन रहा, बट कॉम्प्लेक्स बन ही क्यों रहा है। ये यहां तक का एनसीईआरटी में आपका सिमेटिक व्यू दिया जाता है, इतना ही बताया जाता है। बच्चे यहां पे भी कंफ्यूज रहते हैं, पर आस्क नहीं करते टीचरों से कि ऐसा क्यों हुआ, इसके मतलब एनर्जी लेवल हायर होने के बावजूद भी कॉम्प्लेक्स क्यों बन रहा है। आगे की कहानी कुछ इस प्रकार से रहती है कि यहां पे आके कॉम्प्लेक्स बनता है, आफ्टर जाके वो अपनी एनर्जी स्टेबल करता है, अपने आप को डाउन करता है, देन ये पता चलता है कि ये कॉम्प्लेक्स एक स्टेबल बनता है आगे जाके। तो ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस होने वाली है, क्या महामाला चल रहा है, ये सारी चीजें क्लियर होंगी, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी क्या इंपॉर्टेंट आपको और चीज पता होने वाली है कि इसे पढ़ने का फायदा क्या, बात ये आ जाती है। तो इसे पढ़ने का फायदा क्या है भाई साहब, क्योंकि आपके प्रीवियस क्वेश्चंस में आ ही रहे हैं, तो पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वेटेज देख लो, पर ईयर्स नीट के अंदर क्या वेटेज है, पूरा एनालिटिक्स आपके सामने लेके आया हूं, क्योंकि मैं डाटा के साथ चलता हूं, तो डाटा इंपॉर्टेंट है और डाटा ही आपको ट्रस्ट दिलाएगा कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो पर ईयर आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल ही रहे हैं। इवन 1-2 क्वेश्चन तो पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से मिल रहे हैं, उन्हीं 1-2 क्वेश्चन में से गारंटेड कुछ ना कुछ इनमें से टपकने वाला है। कौन, CFT इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड एंड CFT इन टेट्राहेड्रल फील्ड। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पक्का ही आएगा। तो जो चीज रट रहे थे वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस मेरे साथ जुड़े रहो। अब जैसा कि हमें पता है कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहती है, तो पहले आपको थोड़ा सा बियॉन्ड, आपको ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे आपके डे टू डे लाइफ से रिलेट कर रहा है, उसका इवन पास्ट क्या रहा, कैसे ये चीजें इवोल्व होती गई, और आज चैप्टर्स में आ रहा है, क्यों इसकी वेटेज ज्यादा है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस आपको झलक दिखाने के लिए आपके सामने ले आया हूं एक खतरनाक चीज, दैट इज लहरें। तो CFT की लहरें से, लहरों में डूबने से पहले थोड़ा सा CFT की इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहां कहां इन्वॉल्व है, वो सारी चीजें। तो देख सकते हो आप कि ये जो लहरें हैं, तो आप बोलोगे ये लहरें तो एक पेंटिंग लग रही है। यस, दिस इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल जापानीज पेंटिंग, जिसका बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल प्राइस है मार्केट के अंदर। इवन यही नहीं, एक और पेंटिंग है द स्टारी नाइट। तो अब बात आती है, भैया ये तो बताओ, पेंटिंग तो ले आई, पेंटिंग तो मात्र पता है बहुत महंगी होती है, इवन ये वाली जो पेंटिंग है इसका प्राइस $100 मिलियन से भी मोर देन है। ऐसा क्या है छुपा
इसके पीछे आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिसकी वजह से इसका प्राइस हाइक टू हाइक पहुंच गया। क्योंकि इसमें जो ब्लू कलर यूज हुआ है, इसमें जो आपका ब्लू कलर जो यूज हुआ है इस पेंटिंग के अंदर, उस एक ये जो है ब्लू कलर, ये आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दैट इज पर्शियन ब्लू कलर। क्यों इतनी ब्लू कलर तो नॉर्मल है, ऐसा कैसे, इसका प्राइस इतना हाई क्यों हुआ? रीजन दैट जिस समय ब्लू कलर, पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, तो ब्लू कलर एक टाइम था कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव, और इसका एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था, फिर फर्दर उसको एक्सपोर्ट करना तो बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ जाता था। बट जैसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कवर हुए, तब एक हमें ब्लू कलर की डाई मिली। ब्लू कलर वैसे बहुत ज्यादा महंगा मिलता था क्योंकि उसका प्रोसेस बहुत महंगा था, एक तो बात ये, और क्या चीज है कि ब्लू कलर जो हमें मिलता था उसका लाइट एयर सेंसिटिव रहता था। वो समझ रहे मेरी बात, मतलब लाइट की प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में एज अ स्पेन ऑफ टाइम उसका क्या हो जाता है, कलर फेड होता जाता था, जिसकी वजह से जो आर्टिस्ट थे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिलाया आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ने, दैट इज पर्शियन ब्लू कलर। उन्होंने एक आपको ब्लू डाई दी, और जिस डाई की वजह से वो थोड़ा आपका सस्ता भी पड़ा। पर्शियन ब्लू महंगा है, बट एक चीज मैं बता रहा हूं, और एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पे आपको एक और चीज निकाल देता हूं कि पर्शियन ब्लू आपका PYQ है, प्रीवियस क्वेश्चन है आपका, तो इसको याद रख लेना। पर्शियन ब्लू का फॉर्मूला ये होता है, प्लीज रट्टा मार लो, अभी रट्टा मार लो, अभी काम चला लो, ठीक है। तो ये आपका PYQ है, तो यहां लिख दे रहा हूं, प्लीज ध्यान में रखना, इसको याद कर लो। आयरन फेरोसाइनाइड, क्लियर है यहां पर, यहां तक ध्यान रखना, इस कंपाउंड को याद रख लो क्योंकि ये आपका PYQ है, तो याद रखना ही पड़ेगा। यहां तक मामला सेट है। तो आपने देखा कि ब्लू कलर, तो जब ये डिस्कवर हुआ पर्शियन ब्लू कलर, तो इट लिटरली मतलब इसने एक ब्लू रेवोल्यूशन को आजादी दी, और फिर बाद में आपका ब्लू कलर इतना ज्यादा मामला आगे बढ़ता गया, और ये इस प्रकार का इसका पाउडर है। एंड देन तो इससे ये पता चलता है कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितना ही इंपॉर्टेंट है आपका। इवन यही ही नहीं, आप देख सकते हो, इसका थोड़ा पास देखा जाए तो आप देख रहे हो कि यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, कैन यू गेस? हाँ है ना, यहां युद्ध मरा पड़ा है बिल्कुल। क्या इनको आप पहचानते हो? दिस इज अलेक्जेंड्रा द ग्रेट, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? दिस इज अलेक्जेंड्रा द ग्रेट। आपको पता है, आप अब जाके केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इन्होंने केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ी, फिर भी इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इतना इंजीनियस वे में, कितनी अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज किया, एंड देन इट वॉन द बैटल। हाउ? क्या आप इस चीज को महसूस कर पा रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? आओ थोड़ा सा आपको झलक देता हूं। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, अलेक्जेंडर ग्रेट ने एक रेड कलर का कपड़ा पहना हुआ है, और इनकी जो टीम है, इनके जो सोल्जर्स हैं, उन्होंने भी रेड कलर पहन रखा है। देखो नोटिस करो, दिस रेड कलर इज ऑल्सो, जो ये रेड कलर की डाई इस कपड़ों पे की गई है, वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आपका। वो एक रूट से निकाला गया, एक्सट्रैक्ट करके फिर उसको इस कपड़ों में डाला गया, और फिर अब बात आती है, चलो ठीक है डाल तो दिया, रेड कलर का कपड़ा तो नॉर्मल ही है, बट उस समय ये रेड कलर इतना इनके अपोनेंट, इनके जो इन पे अटैक करने आए थे, उनके लिए बहुत ही घातक साबित हुआ। कैसे? आओ देखते, नोटिस करते, समझना हुआ क्या। जब इनकी टीम और ये सारी चीज, मतलब इनके ऊपर एक अचानक से अटैक हुआ, सोल्जर्स ने अटैक कर दिया, बहुत बड़ी टीम थी, इनको पता था कि हम हार सकते हैं, और अलेक्जेंडर ग्रेट ने सोच लिया था कि अगर मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि हमारी टीम वैसे भी कम है और सोल्जर्स आके खड़े हुए हैं और आगे अपोनेंट रेडी पड़ा है और वो अटैक कर देगा तो मामला खत्म हो जाएगा। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी बनाई। उन्होंने ये रेड कलर का क्राउन, जो ये कपड़ा है, इसको क्राउन नहीं, दिस इज कपड़ा, इसको सोल्जर्स को दे दिया और बैटल में स्प्रेड कर दिया। और जो इनके अपोनेंट टीम थी, उन्होंने देखा कि इनके जो सोल्जर्स है ऑलरेडी घायल पड़े हैं, क्योंकि उनको लाल कलर का अपीयरेंस दिख रहा था, तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी केयर को फॉलो ना करके केयरलेस होकर अटैक मारना चालू कर दिया, और जिसका फायदा उठाया अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, और उनकी स्ट्रेटेजी को खत्म करके अपनी एक अच्छी स्ट्रेटेजी निभा के
उनको निपटा दिया और देन इसकी वजह से उन्होंने एक अच्छा बैटल जीता उस समय में। तो आप देख सकते हो अलेक्जेंडर द ग्रेट, उन्होंने आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किया, यूज किया। तो ये था वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जहां से एक्सट्रैक्ट किया गया था, दैट इज मैडर रूट। कहां से किया था, देख लो, ये आपका एक मैडर रूट है, ये देख सकते हो आप, ठीक है। रूबिया टिक्टोरियम, ये आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें यूज किया होगा, इसका पाउडर एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसको कपड़ों में लगाया, देन तो दिस इज द मोस्ट इंजीनियस यूज ऑफ द मैडर एक्सट्रैक्ट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अलेक्जेंडर द ग्रेट। दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देख लो कितना पिछले, बहुत पहले की कहानी है। एंड नेक्स्ट, हाउ इज इट्स रिलेटेड टू डे टू डे लाइफ? क्लोरोफिल, जो ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है वो भी एक आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, आप देख सकते हैं। दिस इज क्लोरोफिल, दिस इज अ ग्रीन कलर का पिगमेंट। जब इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो कुछ इस प्रकार का दिखता है, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के फॉर्मूले में खास बात क्या है, एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिसमें इंपॉर्टेंटली आप क्या चीज याद रखेंगे, इसमें जो ये रिंग है, आपको एक देख रहे होगे ये आकार सा बन रहा है, वो एक रिंग है, और दैट रिंग इज पोरफायरिन रिंग। क्या है ये आपकी? पोरफायरिन रिंग। और इस पोरफायरिन रिंग के बीच में कोऑर्डिनेटेड होता है आपका मेटल, जो कि आपका पीवाईक्यू है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें नहीं, जनरल क्वेश्चन पूछ सकता है नीट और जेई कोई भी, कि आपसे बोल सकता है कि क्लोरोफिल में आपका पोरफायरिन रिंग के बीच में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो याद रखना कौन सा मेटल पाया जाता है, मैग्नीशियम। तो याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। और इस मैग्नीशियम और इस कोऑर्डिनेशन की वजह से, मतलब पोरफायरिन रिंग और मैग्नीशियम की कोऑर्डिनेशन की वजह से इसके अंदर एक कलर जनरेट होता है, दैट्स ग्रीन कलर पिगमेंट इज क्लोरोफिल। ये चीज क्लियर हुई। नाउ नेक्स्ट इज, यस, द रेड ब्लड सेल, आरबीसी, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। तो आप देख सकते हो हीमोग्लोबिन जो है, ये रेड कलर का जो पिगमेंट है वो हीमोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोबिन कुछ इस प्रकार का इसका फॉर्मूला है, दैट्स आल्सो अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देख सकते हो ये एक पोरफायरिन रिंग है सेम, और हीमोग्लोबिन 4 मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल से बनता है, आगे जाके हायर केमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो ये जो हीमोग्लोबिन है, ये जो आपका पोरफायरिन रिंग है, इसमें जो मेटल पाया जाता है वो इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, दैट इज आयरन मेटल इसके अंदर प्रेजेंट होता है इन दिस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी पूछ सकता है। और इस आयरन मेटल कोऑर्डिनेट होने की वजह से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो वजह से उसके अंदर जो ये रेड कलर का पिगमेंट इस वजह से होता है। और इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है, ये ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर, है ना। तो ये सारी चीजें और आगे हायर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, बट इतना ध्यान रखना ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इवन विटामिन B12 इज ऑल्सो आवर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये सारे आपके विटामिन B12 के सोर्सेज हैं। एंड देन विटामिन B12 के अंदर जो आपका कोऑर्डिनेशन, मतलब मेटल जो पाया जाता है वो आपका कोबाल्ट पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट था, इसको थोड़ा ध्यान रखना। रिंग विंग स्ट्रक्चर याद नहीं करने, बस इतना पता होना चाहिए कि मेटल कौन सा प्रेजेंट होता है। यहां तक मामला सेट है, यहां तक मामला सेट है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। तो आओ देखते हैं, जो भी आप ब्यूटीफुल कलर्स, मोस्ट ऑफ द वाइब्रेंट कलर्स आर बेसिकली कौन से होते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं। ये देख रहे हो आप सारे आपके कॉम्प्लेक्सिस कंपाउंड के ही कलर हैं। इवन और भी ज्यादा डिस्कस करेंगे, आप कलर व्हील थ्योरी पढ़ोगे इसके अंदर आगे जाके कोऑर्डिनेशन के अंदर। तो इतना जो कलर का रीजन भी आपका एक तरीके से मैं बोल सकता हूं CFT उसके पीछे छुपा हुआ है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सब कुछ देख लिया, डिटेल में देख लिया, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे रिलेट कर रहा है, एंड कलर का पीछे का राज आपका CFT है। तो आज पता चलेगा कलर के बारे में, अभी नहीं, आगे के आने वाले लेक्चर्स में पता चलेगा। बट आज ये पता चलने वाला है कि ये स्प्लिटिंग किस प्रकार से हो रही है, रटना नहीं पड़ेगा, इस चीज का वादा करता हूं। आ जाओ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है स्टार्ट करते हैं। मैं कलर चेंज करता हूं। द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। एक बात ध्यान रखना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है, और प्योरली आयनिक इंटरेक्शन होता है इसके अंदर। ऐसा ये मान के चला इस थ्योरी के अंदर, which consider as metal as ligand both to be ionic purely form an electrostatic interaction, जो कि मैं अभी बता चुका हूं। क्लियर यहां तक ना? और it accounts for both the color and magnetic property of the coordination compound। इसने कलर भी बताया और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन कर पाया,
जो कि वीबीटी नहीं कर पाई थी। ये इसकी लिमिटेशन थी वीबीटी की, और इसने ये काम कर दिया। ये काफी हद तक मोस्ट सक्सेसफुल थ्योरी रही है, जिसकी वजह से ये इतनी ज्यादा वेटेज रखती है। एंड अब आगे बढ़ते हैं, सीएफटी ने अज्यूम क्या किया? सीएफटी ने अनायनिक लिगेंड को एज अज्यूम किया, आपके अनायनिक लिगेंड को, मैं कलर चेंज करता हूं, एज अ पॉइंट चार्ज। किसके रिस्पेक्टिव बात की? पॉइंट चार्ज माना अनायनिक लिगेंड को। और जरूरी नहीं है सारे लिगेंड्स नेगेटिवली चार्ज हो, अनायनिक हो। कुछ लिगेंड होते हैं जो आपके न्यूट्रल होते हैं, जैसे वाटर, अमोनिया। तो उनके केस में उन लिगेंड्स को क्या माना गया? उन लिगेंड्स को आपके माना गया दैट इज डाइपोल। उनको क्या माना गया? डाइपोल। तो पॉइंट चार्ज अनायनिक लिगेंड्स के बीच में, मेटल लिगेंड के बीच में इंट्रायनिक इंटरेक्शन होता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें भी पॉसिबल है। एंड न्यूट्रल लिगेंड में भी डाइपोल प्रेजेंट होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन पाया जाएगा, जिसकी वजह से आपका दिस मॉडल, इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, इस वजह से कहलाया क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन प्रेजेंट थी। यहां तक मामला सेट है। आइए आगे बढ़ते हैं। सीएफटी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो प्रिडिक्ट की थी, वो इंपॉर्टेंट चीज ये प्रिडिक्ट की थी कि क्यों ईजी और टी2जी एक दूसरे से कहते हैं हम भले ही डी ऑर्बिटल है बट एक दूसरे से थोड़ा अलग हैं। इसलिए बोला क्योंकि सीएफटी ने ये सारी चीज प्रिडिक्ट की थी। सीएफटी ने क्या कहा? सीएफटी प्रिडिक्ट दैट द d orbital is in a metal complex are not degenerate। वो दोनों जो d orbital, 5 d orbital है, वो सारे सारे degenerate, सेम एनर्जी लेवल के नहीं है। The pattern of the splitting of d orbitals on the crystal field, this is determined by the arrangement of the ligands। ये बात कैसे पता चली? क्योंकि जो d orbital हैं आपके पांचों के पांचों d orbital हैं, दिखाता हूं मैं आपको। देखो, जो ये 5 आपके d orbital हैं, वो सेम एनर्जी लेवल के नहीं रहते। एक मिनट, ये आपके 5 जो d ऑर्बिटल है वो आपके सेम एनर्जी लेवल पे नहीं रहते। जैसे आपके लिगेंड्स मेटल के टुवर्ड अप्रोच करते हैं, किस ओरिएंटेशन में कर रहे हैं, किस फील्ड के अंडर कर रहे हैं, चाहे टेट्राहेड्रल फील्ड हो सकती है, चाहे ऑक्टाहेड्रल फील्ड हो सकती है, या फिर आपकी क्यूबिक फील्ड हो सकती है। तो किस फील्ड, किस ओरिएंटेशन में उस मेटल के पास वो अप्रोच कर रहे हैं, उस अप्रोच की वजह से वो क्या होगा? उस अप्रोच की वजह से आपका डी ऑर्बिटल उस ओरिएंटेशन के हिसाब से, उस अप्रोच के हिसाब से अपने आप को क्या कर लेगा? स्प्लिट करेगा। जिस वजह से इससे ये पता चला, यहां पे ये कंफर्मेशन हुई कि डी ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे नहीं रहते, वो लिगेंड के फील्ड्स के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेते हैं? स्प्लिट कर लेते हैं। तो इस चीज को समझने से पहले, कैसे स्प्लिटिंग होती है वो चीज समझने से पहले आपको डी ऑर्बिटल का ज्ञान पहले क्लियर होना चाहिए। डी ऑर्बिटल कैसे दिखते हैं? तो आपको पता है डी ऑर्बिटल आपके डबल शेप के होते हैं, डबल डबल। एक होता है थोड़ा अजीबोगरीब, वो देख लेते हैं। तो देख सकते हो आपके 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, है ना? 1 2 3 4 5। तो एक डी स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, याद रख लेना, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डी एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, डी एक्स डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स वाई। ये आपके सारे पांचों डी ऑर्बिटल है। अब 5 डी ऑर्बिटल में आपको क्या इंपॉर्टेंटली याद करना है? आपको ये पता होना चाहिए कौन से डी ऑर्बिटल एक्सियल है, कौन से नॉन एक्सियल है। तो आपको 2 बात पे ध्यान देनी है, एक्सियल डी ऑर्बिटल, ठीक है, और एक आपको ध्यान रखनी है नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सियल डी ऑर्बिटल कौन से होते हैं, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल कौन से होते हैं। अगर ये पता चल जाएगा तो आपको स्प्लिटिंग आसानी से समझ में आएगी। तो प्लीज बिग फोकस एज हियर कि आपको क्लियरली समझ में आ सके, ठीक है। तो आप पहले बताओ कौन से एक्सियल होंगे। तो ऑब्वियस बात है, एक्सियल डी ऑर्बिटल वही डी ऑर्बिटल होंगे जिनकी लोब्स एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट होगी। तो बता, चेक कर लो। तो ये आप देख सकते हो, इनकी लोब्स देखो, कलर देखता हूं दूसरा, यस, इनकी लोब्स देखो ना, एक्सिस के अलोंग है नहीं है, देखो एक्सिस जा रही है, इसकी भी लोब एक्सिस के अलोंग है सॉरी। तो आप देख सकते हो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपका जो ऑर्बिटल है वो उसकी लोब्स एक्सिस के अलोंग होने की वजह से ये आपका एक्सियल डी ऑर्बिटल है। सिमिलरली दिस आप देख सकते हो, ये जेड एक्सिस के अलोंग इसके ऑर्बिटल्स एक्सिस के अलोंग है। इस रिंग पे मत ध्यान दो। तो ये भी आपका एक्सियल डी ऑर्बिटल है, ये भी आपका एक्सियल डी ऑर्बिटल। तो आपको ये पता चल गया 2 डी ऑर्बिटल, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये आपके क्या है? एक्सियल डी ऑर्बिटल। प्यार से समझा रहा हूं क्योंकि यहां पे स्लो चलना ही पड़ेगा। एंड डी वाई जेड को देखो,
डी वाई जेड, ये देखो एक्सिस ये आ रही है, एक्सिस ये आ रही है, तो आप देखो कि ये एक्सिस का लॉन्ग नहीं है, ये एक्सिस का लॉन्ग नहीं है, समझना, ये एंड ये, तो लोब्स देखो इसके बीच में पाई जा रही है ना, है ना, देख लो ये एंड ये, तो आप देख सकते हो ना लोब्स बीचों बीच पाई जा रही है। ये एक्सिस को देखना है तो आप इस प्लेन को देखना, ये प्लेन एक्सिस बता रहा है, तो आप देखोगे इनकी जो लोब्स है वो एक्सिस के लॉन्ग नहीं है, आप देखोगे इनकी जो लोब्स हैं कुछ इस प्रकार से, ये अगर एक्सिस ये है तो इनकी लोब्स इनके बीचों बीच हैं, अगर ये एक्स वाई एक्सिस हुआ तो डी एक्स वाई कहलाएगा, अगर मैं इसको वाई जेड लिख दूंगा तो डी वाई जेड कहलाएगा एंड डी जेड एक्स कराएगा। तो इस प्रकार से ये तीन और डी ऑर्बिटल है जिनकी लोब्स एक्सिस के अलोंग नहीं होके एक्सिस के बीचों बीच हैं, है ना, तो जिसकी वजह से इनको नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल कहते हैं। तो यहां तक एक मामला क्लियर हुआ कि कौन एक्सियल डी ऑर्बिटल है, तो हमें ये तो पता चल गया एक्सियल डी ऑर्बिटल, मैं कलर चेंज करता हूं, देखो एक्सियल डी ऑर्बिटल, तो बताओ एक्सियल डी ऑर्बिटल कौन से होते हैं, तो अभी पता चला डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड कौन सा डी जेड स्क्वायर, ये तो आपके दो एक्सियल डी ऑर्बिटल हुए। एंड नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल कौन से हुए, नॉन एक्सियल आपके पास होगी डी एक्स वाई, है ना, डी एक्स वाई, और कहां गया भाई साहब, टच हो गया, कोई दिक्कत नहीं, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ये आपके नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। तो आपके 5 डी ऑर्बिटल थे जिसमें आपके 2 होंगे एक्सियल और 3 होंगे आपके नॉन एक्सियल। इसको और ज्यादा विजुअलाइज करना है, एक बार इस इमेज को ढंग से देख लेना, आपको और ज्यादा अच्छा समझेगा। इन बातों पर ध्यान मत देना, इसको पढ़ेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग में, नोडल प्लेन क्या होता है इनको डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में एनालाइज किया जाता है, बट समझने के लिए इसका यूज पड़ा तो मैं उठा लाया कि आपको क्लियरली समझ आए। तो यहां तक मामला सेट है, तो आओ स्टार्ट करते हैं CFT इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड को समझने से पहले आपको ऑक्टाहेड्रल का आइडिया होना चाहिए, दिस इज ऑक्टाहेड्रल, स्पेलिंग ठीक है बट राइटिंग चाहिए है, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, यहां तक मामला समझ रहे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ML6 कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, ML6 मेटल लिगेंड 6, क्योंकि यहां पे मेटल लिगेंड का इंटरेक्शन होगा, तो ऑब्वियस बात है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का आइडिया होना चाहिए। तो आप नोटिस करोगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आप देखो ना, ये आपके ये बीच में आपका मेटल है, समझना ये क्या है, आपका बीच में आपका मेटल है, ये मेटल 6 लिगेंड के अराउंड घिरा हुआ है जो इसके अप्रोच कर रहे हैं। आप नोटिस करोगे लिगेंड कैसे अप्रोच कर रहे होंगे, ऑब्वियस बात है, आप देखोगे ये एक जो ये लाइन बन रही है वो एक एक्सिस के प्रकार का है ही नहीं है, एक एक्सिस है, ये भी एक एक्सिस है, ये भी एक एक्सिस है। तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो बनता है, मतलब यहाँ पे जो लिगेंड अप्रोच करते हैं, इससे यही चीज क्लियर हुई कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, CFT को पढ़ने के लिए ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, तो यहाँ पे जो लिगेंड है, क्या चीज लिगेंड कैसे अप्रोच करते हैं, अप्रोचेस, कैसे, एक्सियली, एक्सियली का मतलब क्या हुआ, अलोंग द एक्सिस, अलोंग ठीक है, ये बात समझ आई। मतलब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना, अगर आपको स्प्लिटिंग याद करनी है तो इस बात का ध्यान में तुरंत जिक्र आना चाहिए कि अगर ऑक्टाहेड्रल है तो लिगेंड कैसे अप्रोच करेंगे, एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेंगे, तीनों एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेंगे, ठीक है। और ML6 कॉम्प्लेक्स आपको दिख जाए तो समझ जाना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे लिगेंड कैसे अप्रोच करेंगे, एक्सिस के अलोंग। तो आपके जो डी ऑर्बिटल है, अब मैं समझा रहा हूं, पहले समझाऊंगा फिर ये जो प्यारा सा डायग्राम है उसको क्लियर करूंगा, पहले ये समझो, ठीक है। तो मैंने ये बना लिया आपका डी ऑर्बिटल, देख लो ये आपका डी ऑर्बिटल है, देख लो इसमें 5 डी ऑर्बिटल होंगे, है ना, होंगे ना, तो जल्दी से बना देता हूं, 1 2 3 4 एंड 5, और इनमें से कौन 5 होंगे, तो जल्दी से लिख लो, ये होगा आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आप कोई भी कहीं पे भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ये आपका डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। तो इनमें से ये 3 कौन से, 1 2 3, ये वाले होंगे आपके नॉन एक्सियल, ये वाले होंगे आपके एक्सियल। अब चीज समझना
मैं बहुत प्यारा डायग्राम बना रहा हूं, देख लो। पहले डी ऑर्बिटल क्या होता है, चीज समझते जाना। अभी डी ऑर्बिटल यहां पे क्या है, ग्राउंड स्टेट पे, ग्राउंड स्टेट। और यहां पे जो डी ऑर्बिटल है ग्राउंड स्टेट पे है और आइसोलेटेड है। कैसा है, आइसोलेटेड स्टेट पे है, मतलब मेटल अकेला है, कोई भी लिगेंड उससे कोसों दूर है, कोई इंफ्लुएंस नहीं है उसके आसपास लिगेंड का। तो जब तक डी ऑर्बिटल मतलब मेटल लिगेंड के आसपास नहीं होता, लिगेंड उसके आसपास नहीं होते, बहुत दूर होते हैं, तो वो आइसोलेटेड मेटल कहलाता है। कोई इंफ्लुएंस नहीं है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई फोर्स ऑफ रिपल्सन महसूस नहीं कर रहा, जिसकी वजह से डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी। बट जो हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है, जिसकी वजह से लिगेंड को अप्रोच करना पड़ेगा, कैसे, एक्सियली। तो एक्सियली अप्रोच करेंगे तो लिगेंड एक्सिस के अलोंग आएंगे तो पास आएंगे तो डी ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे नहीं होंगे, वो क्या कर जाएंगे, स्प्लिट कर जाएंगे। अब कैसे कर जाएंगे, इसके लिए आपको इस चीज का पता होना चाहिए, लिगेंड अप्रोच कैसे करते हैं, एक्सियली अलोंग द एक्सिस। और जिसकी वजह से अभी जो आप पढ़ के आए हो ये चीज और पता होना चाहिए कि कौन से एक्सियल डी ऑर्बिटल है, तो ये 2 आपके एक्सियल हो गए और ये 3 आपके नॉन एक्सियल हो गए, है ना। तो इसका इन्फ्लुएंस यहां पे पड़ता है। तो यहां पे एक्सिस के अलोंग जब लिगेंड आएंगे तो पहले तो सिनेरियो ये रहता है, जब ऐसा सुना होगा ना आपने, पहले आपको एक डे टू डे लाइफ से रिलेट कर दूं, पहले आपको उससे समझना, फिर आपको कंसेप्ट के थ्रू समझाता हूं। आपने कभी नोटिस किया है कि आप 3-4 बंदे ग्रुप में बैठे रहते हो और बाहर कोई आपका एक पर्सन होता है जिसको आप पसंद करते हो, शायद पसंद करते हो, या फिर ऐसा होता है ना कि कोई मास्टर आप 3-4 बंदे गैलरी में खड़े हो स्कूल में और कोई मास्टर दूर से तुम्हें शरारती करते हुए देख लिया, भले तुम शरारत नहीं करे पर ग्रुप में बैठे हो, ग्रुप में खड़े हो, तो एक बंदा शरारत करेगा, सारे फंसोगे। तो मास्टर ने एक्चुअल बंदे को देखा जिसने शरारत की, बट तुम्हें नहीं पता था कि एक्चुअल बंदे को देखा, तुम्हें तो पता है फंसे तो सारे गए। तो मास्टर ने देखा और तुमको आवाज लगाई, सॉरी की एनर्जी हाई होगी, मास्टर पास आ रहा है। उन्होंने आवाज लगाई और मास्टर पास आने लग गया, तुम्हारी हालत खराब, क्योंकि अब तो पता है कि शरारत तो इसने करी पर पिटेगे सारे के सारे। क्यों, क्योंकि जब तक मास्टर दूर थे तो उनको तुम्हारे मन में बहन था कि मास्टर मेरे को भी पीटेगा, इसको भी पीटेगा, इसको भी पीटेगा, इसको भी पीटेगा, सभी को पीटेगा, क्योंकि गलती वो नहीं देखेगा किसने की, तुम्हारे मन में ये रहेगा। तो जब तक चीजें दूर होती हैं तो ऐसा लगता है कि मैं भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, सभी की एनर्जी हाई हो जाएगी, सभी की एनर्जी हाई हो जाएगी। तो जब तक लिगेंड दूर था और जैसे ही वो पास आने लगा, थोड़ा सा पास नहीं, पूरा पास नहीं आया, दूर था, फिर थोड़ा सा पास आया तो सारे डी ऑर्बिटल को लगा, एक्सियल वालों को भी लगा वो मेरे एक्सिस के अलोंग आ रहे डी ऑर्बिटल, सारे डर गए। नॉन एक्सियल वालों लगा कि वो मेरे नॉन एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, मतलब एक्सिस के अलोंग नहीं आगे, नॉन एक्सिस मतलब एक्सिस के बीचों बीच आ रहे हैं। एक्सियल वालों को लगा एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, तो सभी सोचे कि अब तो सारे गए, सभी गए, एनर्जी हाई होगी, सभी को डर लगने लगा, अब होगा क्या, वो ठोकेगा, बस इतना होगा। तो इस वजह से मैं इसको वापस बनाता हूं, डी ऑर्बिटल वापस बनाना पड़ेगा ना भाई साहब, देख लो। इस वजह से सभी की एनर्जी हाई होगी और हाई होने की वजह से सभी हाई एनर्जी लेवल पे चले गए। यहां तक मामला समझ आ गया। ये था जब डी एक्साइटेड स्टेट में सारे के सारे फंस गए, मतलब डर गए कि भाई अब मास्टर आएगा ठोकेगा, पर मास्टर को पता था कि किस एक्चुअल बंदे ने शरारत की है। वो पास आया, जब लिगेंड पास आए, जैसे मास्टर पास आया, तो लिगेंड जब पास आया फिर डी ऑर्बिटल का बहम दूर हुआ, सभी डी ऑर्बिटल का, कि यार मेन जो बंदा है वही फंसेगा, क्योंकि मास्टर ने देख लिया है। तो डी ऑर्बिटल में देखा गया लिगेंड जो आ रहा है, मतलब जो मास्टर जो आ रहा है वो एक्सिस के अलोंग आ रहा है। किसके अलोंग आ रहा है, एक्सिस के अलोंग। तो पिटेंगे भी एक्सिस वाले ही। तो एक्सिस वाले कौन से थे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये जो गधे थे इनकी और ज्यादा कहते हैं ना फटगी, डर गए और ज्यादा कि भाई साहब मैं तो गया, ये 3 बच गए। अभी तक तो ऐसा था कि सभी के सभी पिट रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं, दुख दर्द बढ़ जाता। बट अब क्या हुआ, नॉन एक्सेल वाले सोचेंगे ओह नाइस बच गया यार, कम से कम कुछ तो भला किया इस मास्टर ने, वरना सभी को निपटा डालता। तो हुआ क्या, जब एक्साइटेड स्टेट पे गए, जब लिगेंड पास आई तो पता चला मेटल को कि यार ये तो लिगेंड जो अप्रोच कर रहा है वो एक्सिस के अलोंग कर रहा है, नॉन एक्सियल नहीं कर रहा। तो नॉन एक्सियल वाले कहते हैं कि यार हम तो बेफालतू में अपनी एनर्जी हाई करके हम वापस जा रहे हैं अपने लोअर एनर्जी पे, हम तो बच गए, अब करेंगे तुम मौज।
तो ये अपने लोअर एनर्जी पे आने के बाद, और आगे डायग्राम में बनाता हूं, तो ऑब्वियस बात है कौन से वाले ऊपर जाएंगे, कौन से वाले नीचे जाएंगे, आप बताओ भाई। पिटने वाला कौन है, एक्सिस वाले। एक्सिस वाले कौन कौन से होते हैं, ये आपके डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये दो हो गए, एक साथ लिख दिया क्या मैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये आपके एक्सिस वाले हो गए। नॉन एक्सिस वाले कौन से हो गए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। तो ये आपके हो गए, ये हो गया आपके नॉन एक्सियल, और ये हो गया आपके एक्सियल। यहां तक मामला सेट है, इजी है ना। अब क्या हुआ, उनको पता चल गया लिगेंड कैसे अप्रोच कर रहा है, एक्सिस का लॉन्ग, मास्टर एक्सिस का लॉन्ग आ रहा है, तो एक्सिस वालों की और ज्यादा बैंड बज जाती है। उनको लगता है कि अब तो गए, अब तो मामला खराब हो चुका है, शिकायत जाएगी घर पे, तो अब तो सहना ही पड़ेगा। तो एक्सिस वालों की और ज्यादा हालत खराब हो जाती है, और नए नए कहते हैं यार हमारी बेफालतू हालत खराब करती, मैं तो चुपचाप शांति से बैठा हुआ था, मास्टर ने देखा डर डर फैला दिया, फिर बाद में छोड़ दिया, मैं पिटाई नहीं, तो उनकी एनर्जी डाउन होगी। यहां तक समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया। तो आपके कौन कौन से ऊपर चल जाते हैं, आपके एक्सिस वाले, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। यहां तक मामला समझ आ गया, एक्सिस वाले पहचान गए ना, सब कुछ समझ आ गया। एंड डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ये आपके नॉन एक्सियल वाले। यहां तक मामला। अब इसी को एक चीज और बताई, अब ये चीज पता चलने वाली है। देखो अभी तक ये पांचों डी ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे थे, पांचों की एनर्जी क्या थी, सेम थी, तो इसे बोलते हैं डीजेनरेट सेट ऑफ डी ऑर्बिटल, है ना। अब इन दो की एनर्जी सेम है, तीन की नहीं। अब ये तीन की एनर्जी सेट, मतलब दो सेट ऑफ डी ऑर्बिटल ही है, 3 सेट ऑफ डी ऑर्बिटल ही है, और दोनों की एनर्जी सेम है, यहां तीन की एनर्जी सेम है। तो यहां 2 सेट ऑफ डी ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है, इनको बोला गया डबली डीजेनरेट सेट। क्या बोला गया, डबली डीजेनरेट सेट ऑफ डी ऑर्बिटल। और डबली डीजेनरेट, डीजेनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी लेवल पे, पर कितने थे, दो थे, इसलिए इसको नाम क्या बोला गया, डबली डीजेनरेट सेट ऑफ डी ऑर्बिटल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। ऐसे ही 3 सेट ऑफ डी ऑर्बिटल सेम एनर्जी के लिए थे, ऐसे ही इसको बोला गया ट्रिपली डीजेनरेट सेट ऑफ डी ऑर्बिटल, जिसको टी से रिप्रेजेंट किया। किससे रिप्रेजेंट किया, टी से, और T2 से रिप्रेजेंट किया, सॉरी T2 से। यहां तक मामला समझ आएगा, ट्रिपली को T2 से, डबली को ई से, मामला सेट। यहां तक क्लियर है। तो डबली डीजेनरेट सेट को ई से, इसीलिए यहां पे 2 सेट ऑफ डी ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उसको ई बोला गया, जो आपको नहीं पता थी। 3 सेट ऑफ डी ऑर्बिटल को टी बोला गया, T2 बोला गया। अब एक और चीज यहां पे आपको पता करनी थी, यहां पे एक चीज यूज होती है जी, इनको ईजी बोला जाता है, T2G बोला जाता है, एज इन द ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ऐसा क्यों बोला गया, उसके पीछे से समझना। जी टर्म सिग्निफिकेंट जो बताता है आपको जीराइड के बारे में। किसके बारे में, जीराइड। जीराइड एक आपको समझाने का हेल्प कर रहा हूं कि ये थोड़ी सिमिट्री से रिलेटेड है, तो मैं सिमिट्री के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको। तो जीराइड जो है, जिसके अंदर सेंट्रोसिमिट्री पाई जाएगी, अगर किसी स्ट्रक्चर्स या जो आपका ज्योमेट्री है, अगर उसके अंदर सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट होगी तो उसको हम टर्म देंगे जीराइड, नहीं होगी तो अनजीराइड। सेंट्रोसिमेट्री कैसे देंगे, सेंटर पे जाओ, ऊपर जाओ सेम लिगेंड होना चाहिए, उसके अपोजिट जाओ तो सेम ही होना चाहिए, सेम डिस्टेंस पे। इधर गए सेम लिगेंड, उसके अपोजिट गए सेम लिगेंड, इधर गए सेम लिगेंड, उसके अपोजिट गए सेम लिगेंड। तो आप देख सकते हो दैट द मतलब ये जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है वो एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होने की वजह से, और सिमेट्रिकल वो भी कौन सी ज्योमेट्रिकल, सेंट्रोसिमेट्री पाए जाने की वजह से ये जो टर्म है वो जीराइड यूज किया गया है, ठीक है। बट इसको, इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन हो सकती है, बट मैं ज्योमेट्री के अंदर थोड़ा सा सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से उसके टर्म में बोल रहा हूं, तो आपको थोड़ी हेल्प करेगी जीराइड क्यों यूज किया गया है। जीराइड सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट है इसलिए जी यूज किया गया है। यहां तक मैं समझ आ गया। इसको ईजी एंड T2G बोला जाता है। तो 2 सेट ऑफ डी ऑर्बिटल, मतलब जो आपके 5 सेट ऑफ डी ऑर्बिटल वो स्प्लिट कर जाते हैं किस किस में, Eg एंड T2G में। और यहां पे क्या चीज ध्यान रखनी है, देख लो, देखो ये आपकी बैरी सेंटर लाइन होती है, ये क्या होती है आपकी बैरी सेंटर लाइन होती है। और देखो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक जो ओवरऑल जो यहां की एनर्जी होती है इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स।
CFS इन ऑक्टाइडल फील्ड, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेल्टा ओ से। ऑक्टाइडल मतलब CFT इन ऑक्टाइडल फील्ड, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाइडल फील्ड, इसलिए डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई, 5 थे, 2 ऊपर चल गए, कितने ऊपर ना जा पाए, 3, 3/5 मतलब 3 ऊपर नहीं जा पाए, 5 में से डेल्टा ओ। इसको ये बैरी सेंटर से ऊपर थे इसलिए प्लस, बैरी सेंटर से नीचे होंगे तो माइनस, तो ये 2 नीचे नहीं जा पाए तो -2/5 डेल्टा ओ। इस तरीके से आप याद करोगे। ओवरऑल जब इनको ऐड करोगे आएगी 0, तो ये बैरी सेंटर आपका 0 होता है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि एनर्जी कंजर्व हो जाती है। ठीक है, तो यहां तक मामला सेट है। अभी यहां तक मामला सेट है या नहीं सेट है, तो आप ये आपका ऑक्टाइडल की स्प्लिटिंग थी जो आपको ध्यान रखनी है कि पहले डी ऑर्बिटल्स आइसोलेटेड थे, कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, तो सेम एनर्जी लेवल पे थे। जब पास आने लगे थोड़े बहम में आए कि लिगेंड्स तो एक्सिस के अलोंग भी आ रहे हैं, नॉन एक्सिस के अलोंग आगे, सभी की एनर्जी हाई होगी क्योंकि रिपल्जन वाला फैक्टर आएगा, तो रिपल्जन की वजह से इनकी एनर्जी हाई चलेगी। फिर पास थोड़ा और आया लिगेंड, तो पता चला लिगेंड जो आ रहा है ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए वो एक्सिस के अलोंग आ रहा है, नॉन एक्सियल नहीं आ रहे, तो एक्सिस वालों की एनर्जी और ज्यादा हाई होगी, नॉन एक्सियल वालों की एनर्जी कम होगी। तो यहां तक फैक्टर अभी तक रिपल्जन ही था, यहां तक रिपल्जन फैक्टर इन्फ्लुएंस किया। आप एक चीज नोटिस करोगे, ये जो ग्राउंड स्टेट था उसकी एनर्जी के कंपैरिजन ये अभी भी अपर एनर्जी पे, तब भी कॉम्प्लेक्स क्यों बन रहा है, उसके पीछे रीजन ये है, यहां तक अभी तक रिपल्जन वाला फैक्टर लग रहा था, तो इनकी एनर्जी हायर थी। जब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट हुआ, और जब कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट करेगा एक टाइम आएगा वो अपनी सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट पे जाएगा, और जब वो अपनी स्टेबल स्टेट पे जाएगा तो आप देखोगे ये आपका आइसोलेटेड स्टेट था मेटल कैटायन, एंड देन जब स्पेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड, इसको हम बोलते हैं स्पेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड, जो मैं आपको समझा रहा था कि 4-5 दोस्त खड़े थे, मास्टर ने देखा शरारत करते हुए एक को, पर फंसे चारों, क्योंकि स्पेरिकल सिमेट्रिकल तुम सारे फंसे। तो यहाँ पे स्पेरिकल सिमेट्रिकल सभी यहाँ सभी की एनर्जी हाई क्यों होगी, कि उनको लगा मैं भी गया, उनको लगा मैं भी गया, सारे फंस गए। डी ऑर्बिटल को लगा एक्सिस के अलोंग भी आ रहे, नॉन एक्सिस अलोंग हो गए, सारे डर गए, इसकी वजह से रिपल्जन की वजह से एनर्जी आई। फिर पता चला कुछ स्पेसिफिक बंदे ही ठुकेंगे एक्सिस वाले, तो एक्सिस वालों की एनर्जी हाई, नॉन एक्सिस वाले की एनर्जी कम, यहां तक रिपल्जन फैक्टर। उसके बाद कॉम्प्लेक्स बनता गया और आपकी एक स्टेबल स्टेट आई। आप एक चीज नोटिस करोगे, वो ग्राउंड स्टेट से नीचे जाता है और देन आपका कॉम्प्लेक्स एक स्टेबल पोजीशन पाता है। तो एनसीईआरटी के अंदर यहाँ तक ही चीज डाटा मेंशन थी, तो आपको आगे का पता नहीं चलता था, तो यहाँ पे भी लिया है, बस ध्यान रखना, बट एग्जाम में इतना ही बना कहना। क्लियर है, यहां तक मामला सेट है। CFT इन ऑक्टाइडल फील्ड, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स, ऑल क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो आ जाते हैं अपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को देखते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को देखने के लिए आपको टेट्राहेड्रल का आइडिया होना चाहिए। कुछ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किस प्रकार से अरेंजमेंट में होती है आपको, हाँ पहले तो आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को देख लो। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है ML4 कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ध्यान रखना। ML4 इस टाइप का कॉम्प्लेक्स आपको दिखेगा तो आपको टेट्राहेड्रल की पहचान होनी चाहिए। तो वो 4 लिगेंड इस प्रकार से अरेंज होंगे, बीच में आपका मेटल होगा, और लिगेंड्स इस प्रकार से अरेंज होंगे कि आपका टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होंगे, और एक अरेंजमेंट इस प्रकार से जो होगा वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होगा। यहां तक मामला सेट है। अब इसमें क्या खास बात आपको जाननी है कि जो टेट्राहेड्रल लिगेंड मतलब जो ज्योमेट्री है, जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है मेटल की ओर, है ना, वो जो अप्रोच कर रहा है यहां पर वो नॉन एक्सिस के अलोंग कर रहा है, एक्सियल की नहीं, नॉन एक्सिस, किसके अलोंग, नॉन एक्सियली। तो इस चीज ध्यान रखना, यहां पे लिगेंड कैसे अप्रोच करते हैं मेटल के पास, नॉन एक्सियली, एक्सिस के अलोंग नहीं करते। आप देख भी सकते हो, आप समझो ये, अगर आप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को एज अ क्यूब अरेंजमेंट में देखोगे, आप समझना आप जिस रूम के अंदर होगे, जिस रूम के अंदर आप लेक्चर को देख रहे हैं, तो एक क्यूबिकल रूम होगा, एक क्यूबिकल टाइप, तो उसमें कॉर्नर्स देखना, अगर लिगेंड इस जगह होगा तो अल्टरनेट कॉर्नर कौन सा होगा, ये होगा, तो इस जगह पाएगा, इसका अल्टरनेट ये होगा, इसका अल्टरनेट ये होगा। तो ये हर 8 कॉर्नर्स के अल्टरनेटिव कॉर्नर्स में लिगेंड्स का अरे मतलब अप्रोच उस कॉर्नर के थ्रू होगा। एक्सिस आपको दिखाता हूं, जैसे आप समझ सकते हो, ये एक एक्सिस जा रही है, दूसरी एक्सिस ये रही, एंड तीसरी एक्सिस ये लिगेंड जो है वो एक्सिस के अलोंग ऐसे नहीं आ रहे, एक्सिस के अलोंग इस प्रकार से एक्सिस के अलोंग नहीं आएंगे, एक्सिस के अलोंग नहीं आएंगे, इस एक्सिस के अलोंग नहीं आएंगे। लिगेंड जो आएंगे वो एक्सिस के बीचों बीच आएंगे,
बीचों बीच आएंगे, बीचों बीच आएंगे, देख लो। तो यहां पर लिगेंड की अप्रोच एक्सिस के लोंग ना होके एक्सिस के बीचों बीच आना, नॉन एक्सियली आना। तो यहां चीज एक पहले क्लियर हुई। तो ये चीज ध्यान रखना, टेट्राहेड्रल में लिगेंड कैसे अप्रोच करते हैं, नॉन एक्सिस के लोंग। बस आपका खत्म हो चुका। अब आप इजिली समझ जाओगे कि कैसे मामला चलने वाला है। तो पहले तो डी ऑर्बिटल बनाओ जल्दी खटाखट। तो पहले मैंने डी ऑर्बिटल बना ली। तो डी ऑर्बिटल देख लो, कलर चेंज करता हूं, देखो। तो कितने होते हैं डी ऑर्बिटल, 5 होते हैं, 2 3 4 5। कौन कौन से होते हैं, होता है आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, और कौन कौन से, डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है, एंड डी जेड एक्स होता है। ये आपके 5 डी ऑर्बिटल है। और इनमें से भी हमें पता है ये जो होते हैं आपके एक्सियल वे। पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, इनको कॉपी कर ले रहा हूं। वो नहीं, कॉपी नहीं कर सकते ऐसे, चलो कोई नहीं, हम वापस बना लेंगे। एक्सियल डी ऑर्बिटल है, और ये वाले जो है वो आपके नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल है। ये तो हमें पता चल गई, यहां तक मामला सेट है। आगे बढ़ते हैं, इसका डायग्राम। ये जो डी ऑर्बिटल है अभी वो है आइसोलेटेड स्टेट में। आइसोलेटेड स्टेट में मतलब जब तक मेटल के पास आसपास कोई भी लिगेंड नहीं है, लिगेंड कोसों दूर है, मेटल अपने आप को फ्री कर रखा है, कोई रिपल्जन फैक्टर कोई अट्रैक्शन फैक्टर नहीं है, तो मेटल यहां पे आइसोलेटेड है, इसलिए डी ऑर्बिटल डी जनरेट है सेम एनर्जी लेवल पे। आफ्टर दैट होगा क्या, जब लिगेंड, वही बात है, मास्टर ने देख लिया, मास्टर ने देखा तो सभी की एनर्जी हाई। मतलब लिगेंड जो अप्रोच कर रहा है दूर से आ रहा है, तो एक्सिस वाले भी कंफ्यूज होते हैं, नॉन एक्सिस वाले कंफ्यूज होते हैं कि लिगेंड आ कहां से रहा है, एक्सिस का लोग आ रहा है, नॉन एक्सिस का लोग आ रहा है, तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए सभी की एनर्जी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। और हाई होगी तो सभी की एनर्जी हाई होते ही तो सारे अपने एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, और एक्साइटेड स्टेट पे आपका डी ऑर्बिटल कुछ इस प्रकार है। तो मतलब सभी को स्पेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड इन्फ्लुएंस पता चलती है, और आपके डी ऑर्बिटल सारे हाई एनर्जी पे चले जाते हैं। ये रे, यहां तक मामला सेट है। यहां पे जो डी ऑर्बिटल है वो अपनी कहां पे आ गया, एक्साइटेड स्टेट पे। और ये जो स्टेट होती है यहां पे कैसी फील्ड होती है, स्पेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड होती है। यहां पे किसी को ये पता नहीं रहता किसके पास एक्चुअल में लिगेंड आ रहा है ना। स्पेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड इन्फ्लुएंस उनको फील होता है। आफ्टर दैट जब लिगेंड क्लोज आता है फिर इनको पता चलता है, जैसे ऑक्टाहेड्रल में क्लोज आया था वो एक्सिस का लोंग आया था, तो एक्सिस वालों की एनर्जी हाई, नॉन एक्सियल वालों की एनर्जी कम। बट यहां पे लीजिए लिगेंड जो अप्रोच कर रहा है वो कैसे कर रहा है, नॉन एक्सियल। तो नॉन एक्सिस मतलब नॉन एक्सिस वालों की अब एनर्जी हाई हो जाएगी और एक्सिस वालों की एनर्जी कम। तो कर देते हैं भाई साहब। तो ऐसे ही डायग्राम बनाना है, रटना नहीं है, बस रटोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब क्या होगा, नॉन एक्सेल वाले कौन से होते हैं, 3 डी ऑर्बिटल होते हैं, और एक्सेल वाले 2 होते हैं। तो ये लो बन गया आपके टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग डायग्राम। इजी है ना। और 3 सेट ऑफ डी ऑर्बिटल जो सेम एनर्जी पे है इनको बोलते हैं T2 और इसको बोलते हैं E। बट यहां पे टर्म G यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये डब्ल्यू जनरेट है इसलिए E यूज हुआ है। यहां टर्म G इसलिए यूज नहीं करेंगे, देखो खुद ही आप बता दोगे, क्योंकि यहां पे सेंटर सिमेट्री नहीं है ज्योमेट्री के अंदर। यहां लिगेंड है, इसके अपोजिट कोई लिगेंड नहीं है, यहां लिगेंड है, इसके अपोजिट कोई लिगेंड नहीं है, तो यहां पे सेंटर सिमेट्री मिसमैच कर रही है, जिसकी वजह से यहां पे टर्म जीरेड जी का यूज नहीं करते, सिर्फ T2 और E का यूज करते हैं। यहां तक क्लियर है, मामला सेट आई, मामला समझ आ गया क्यों कब जीरेड यूज करना है, कब जी यूज करना है, कब जी यूज नहीं करना। गलती से भी आपने जी का यूज कर लिया वहां मामला निपट जाएगा, आप फंस जाओगे, कब कौन सा डायग्राम बना दोगे यही था। ये क्लियर है, क्लियर समझ में आ गया, जी कब यूज करना है, ज्योमेट्री ध्यान में रखना, क्लियर हो जाएगा। यहां तक मामला सेट, इजी है। अब मैं बना रहा हूं बैरी सेंटर, देख लो ये आपका बैरी सेंटर है, ठीक है, जिसकी एनर्जी 0 मान के चलते हैं हम। आफ्टर दैट यहां से यहां तक की एनर्जी 3 ऊपर जा चुके, 2 नहीं जा पाए, तो 2/5 डेल्टा टी। हम टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी पढ़ेंगे तो ये CFSC टेट्राहेड्रल की होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल। एंड ये 2 नीचे जा पाए, 3 नहीं जा पाए, तो माइनस, इस बैरी सेंटर के माइनस क्या है ना, नीचे माइनस, इसलिए माइनस का 3/5
डेल्टा टी, और इस पूरी एनर्जी लेवल को बोलते हैं डेल्टा टी। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहां तक मामला सेट है, यहां तक इतनी मामला सेट है, फिलिंग विलिंग बाद में देखेंगे, अभी स्प्लिटिंग सीखो। यहां तक समझ आएगा, ये यहां तक रिपल्सन फैक्टर मैटर करता है। आफ्टर दैट कॉम्प्लेक्स बनना चालू होता है, फिर उसकी एनर्जी कम हो जाती है, जो आपको इसके अंदर बता चुका हूं। इसके अंदर तो आगे का डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपके एनसीईआरटी में उतना मेंशन है, बाकी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं, आओ कंपेयर कर लेते हैं अपने दोनों चीज को। कंपेयर कि भाई स्प्लिटिंग तो आ गई, ऑक्टाहेड्रल के अंदर स्प्लिटिंग Eg ऊपर होता है, T2G नहीं होता है। टेट्राहेड्रल में T2 ऊपर होता है, E नीचे होता है, पर G यूज नहीं करते। इस तरह के लिए है मामला। आपने एक चीज और नोटिस करो इस इमेज से कि ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग ज्यादा है, टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कम है। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल में Ml4 कॉम्प्लेक्स है और ऑक्टाहेड्रल में Ml6 कॉम्प्लेक्स है। 6 लिगेंड मिलकर मेटल को अप्रोच करेंगे तो वहां पर रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। इसीलिए ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, CFT ज्यादा होती है एज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल। आई बात समझ में यहां तक? और कितनी ज्यादा होती है देख सकते हो, जब आप 4/9 डेल्टा O कर दोगे तब जाके टेट्राहेड्रल के बराबर होगा। तो इस वैल्यू को भी ध्यान देना, ये आपका PYQ है, प्रीवियस क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, डायरेक्ट पूछ रखा है इसको क्वेश्चन के अंदर, तो ये आपका PYQ है, ध्यान रखना इस चीज को। और क्या चीज बात है, तो ये आपके ऑल ओवर कंपैरिजन है जो आपको बता चुका हूं। तो ओवरऑल हमने चैप्टर के अंदर देख लिया कि क्यों इतना वेटेज रखता है चैप्टर, कैसे डे टू लाइफ से रिलेट कर रहा है, कैसे पास्ट में पुराने जमानों में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का इतना ब्यूटीफुल यूज किया गया बैटल के अंदर, और इवन हमारे ह्यूमन बॉडीज के अंदर कलर्स जो ब्लड का है हीमोग्लोबिन की वजह से, वो भी एक कॉम्प्लेक्स की वजह से है। प्लांट्स के अंदर जो कलर्स है, क्लोरोफिल, वेजीज जो आप खाते हो उनके अंदर जो ग्रीन कलर पिगमेंट्स है, वो भी एक आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की वजह से। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड, आप देख सकते हो कितना कुछ रिलेट कर रहा है आपके डे टू लाइफ से। एंड लास्टली थैंक यू, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरह ऐसी कलरफुल दुनिया, जो कोऑर्डिनेशन इतने नए नए रंग आपके पास लेके आया है, उस हिसाब से आप भी रंग बिखेरते रहे। एंड आज के लिए इतना काफी है, और कीप रिवाइजिंग एवरीथिंग, एंड कुछ होगा तो कमेंट करना। एट लास्ट थैंक यू।